ये है हमारी प्यारी पृथ्वी। और हमारी प्यारी पृथ्वी पर एक देश है सीरिया। ये आपको दक्षिण पश्चिम एशिया में देखने को मिलेगा और इसकी राजधानी है दमिश्क। तो आखिर सीरियाई राजधानी के इतिहास की क्या कहानी है, इसी के बारे में हम लोग विस्तार से बात करते हैं। और देखिए, ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है। और अगर हम लोग इसके पड़ोसियों की बात करें ना, पश्चिम में लेबनान तथा भूमध्य सागर, और दक्षिण पश्चिम में आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को इजराइल, और दक्षिण में जॉर्डन, पूर्व में इराक तथा उत्तर में तुर्की देखने को मिलेगा। किसके? सीरिया के। तो सीरिया में 13 साल से जारी गृह युद्ध के बाद पिछले हफ्ते आखिरकार विद्रोही गुट राजधानी दमिश्क में पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति बशर अल असद के राज के अंत का ऐलान कर दिया और बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके। यह दमिश्क के सदियों पुराने और लंबे इतिहास का एक नया अध्याय है। इतिहासकारों को यह तो मालूम है कि दमिश्क एक बेहद पुराना शहर है, लेकिन वह निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकते हैं कि पहली बार इस जगह पर कोई औपचारिक सभ्यता कब अस्तित्व में आई। साल 1950 के दौरान होने वाली खुदाई में मिलने वाले अवशेषों से अंदाजा लगाया गया कि 4000 साल ईसा पूर्व में दमिश्क के उत्तर पूर्व में स्थित इलाके तेल अल सीह में लोग आबाद थे। और प्राचीन शहर के इलाके इबला, आज का तेल मरदीक से 3000 साल ईसा पूर्व के मिट्टी के बर्तन और स्लेटें मिली हैं, और जिस पर दमिश्क लिखा था। और मिस्र में तेल अमाराना इलाके से खुदाई में मिली मिट्टी की स्लेट से इस शहर के बारे में शुरुआती जानकारी मिली है। 1490 साल ईसा पूर्व में इस इलाके पर तह तहतमस सोम नाम की फिरौन फराओ का कब्जा था। और 1000 साल ईसा पूर्व के दौरान दमिश्क आरामीनी इलाके की राजधानी बनी। इसका उल्लेख बाइबल और आसोरिया के रिकॉर्ड में भी मिलता है। दमिश्क में स्थित मस्जिद ए उम्मी की खुदाई के दौरान मिलने वाले पत्थर के एक स्लेब पर मिथकीय चरित्र अबुल हॉल का उल्लेख था। और आप देखिए, आरामियों ने यहाँ नहरों की एक व्यवस्था बनाई थी। उन्होंने शहर के कई इलाकों को नाम और आरामी भाषा दी, जो इस्लाम के आगमन तक मौजूद रही। ईसाई दौर से पहले की सदियों के दौरान दूसरी राजधानियों की तरह दमिश्क पर भी विदेशी हमलावरों ने कब्जा किया, और जिनमें असूरी व बेबीलोनियाई इराक से संबंधित के अलावा फारस, यूनान और रोम के हमलावर शामिल थे। 333 साल ईसा पूर्व में सिकंदर महान के हमले के बाद दमिश्क रोमन साम्राज्य का हिस्सा बना। शहर के उत्तर पश्चिम में बनु उमैया की आलीशान मस्जिद के पास आज भी रोमन महल के अवशेष मौजूद हैं। यहाँ एक चर्च मौजूद है, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि ईसा मसीह के साथी पौल ने दमिश्क में ईसाई धर्म स्वीकार किया था। और सीरिया के बाकी हिस्से की तरह दमिश्क भी 4वीं सदी ईस्वी में ईसाई शहर बन चुका था। और सन 395 में रोमन साम्राज्य टूटने के साथ वाइजेंटाइन साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण किला बन चुका था। राजनीतिक, वैचारिक और धार्मिक मतभेदों के कारण कुस्तुनतुनियाई यानी कॉन्स्टेंटिनोपल का विभाजन और 6वीं सदी में फारस यूनान युद्ध हुआ, जो अक्सर सीरिया की धरती पर लड़ा गया। और इस युद्ध से देश की आर्थिक स्थिति बर्बाद हो गई। इसके बाद दमिश्क ने सन 635 में मुस्लिम फौजों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। राजधानी के तौर पर दमिश्क, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार, हालांकि अरब मुसलमान अपने साथ एक नया धर्म, पवित्र किताब कुरान, नई विचारधारा और कानूनी व्यवस्था लाए थे, लेकिन उन्होंने दमिश्क की क्षेत्रीय रूपरेखा को बदलने की बहुत कम कोशिश की। सन 661 में उमवी वंश के संस्थापक मुआविया बिन अबू सुफियान ने सीरिया की राजधानी में पहला दरबार बनाया। इसके बाद लगभग एक सदी तक यह शहर फैलती हुई उस सल्तनत की राजधानी रहा, जो आज के दौर में स्पेन से चीन की सीमा तक मौजूद है। और क्षेत्रफल के हिसाब से यह इस्लामी इतिहास की सबसे बड़ी सल्तनत थी। दमिश्क की मस्जिद उम्वी उसी दौर के बारे में बताती है। इसे उम्वी खलीफा वलीद ने सन 706 से 715 के दौरान बनवाया गया था। हालांकि अतीत में इसे कई बार नुकसान पहुंचा, इसमें आग भी लगाई गई और कई बार इसका पुनर्निर्माण भी हुआ। और इस मस्जिद को आज भी इस्लामी स्थापत्य कला का अजूबा माना जाता है। सन 750 में उम्वी खिलाफत के पतन के बाद अब्बासी खलीफा ने बगदाद को अपनी राजधानी बनाया,
और इस तरह इस्लामी सल्तनत में दमिश्क का रुतबा एक क्षेत्रीय शहर तक सीमित हो गया और यहाँ से होने वाले कई विद्रोहों के कारण नए शासकों अब्बासी खलीफा ने इसका दमन किया और इसके शासन में उमवी दौर की निशानियां समझी जाने वाली इमारतों में लूटपाट और शहर की रक्षा दीवारों को गिराना शुरू कर दिया। वक्त के साथ जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रास्ते बंद बदले, दमिश्क ने अपना वह आर्थिक स्थान खो दिया जो पहले उसे मिला हुआ था और यहाँ की स्थिति तब भी नहीं बदली जब 9वीं सदी के दौरान बगदाद से राजधानी काहिरा ले जाई गई और 11वीं सदी के दौरान दमिश्क के फातमी सल्तनत का हिस्सा बना। और फिर आप देखेंगे कि 11वीं सदी के अंत में क्रूसेड की जंगों ने एक बार फिर इस शहर को खतरे में डाला। हालांकि दमिश्क पर सीधे कब्जा नहीं हुआ, लेकिन कई बार इस पर हमला किया गया और इसकी घेराबंदी की गई। इस दौर में शहर की दरों दीवार दोबारा बनाए गए और शहर के उत्तर पश्चिम किनारे पर महल बनाया गया। 12वीं सदी तक शहर छोटी छोटी बिरादरियों में बंट चुका था, जहां हर इलाके ने अपनी सुविधाओं के लिए व्यवस्था की। उन्होंने अपनी मस्जिदें, हम्माम और तंदूर बनवाए, पानी की व्यवस्था की और बाजार बना दिए। इसके बावजूद मस्जिद ए उमवी केंद्रीय बाजार शहर में एकता के प्रतीक के तौर पर बरकरार रहे। नया दौर फिर तो आप देखेंगे कि इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार तुर्क शहजादे नूरुद्दीन जंगी के आगमन के साथ दमिश्क के नए दौर की शुरुआत हुई। उन्होंने सन 1154 में शहर पर कब्जा किया और उसे अपनी ताकत पर सल्तनत की राजधानी बनाया। क्रूसेड की जंगों के दौरान यह उनका फौजी अड्डा भी था। शहर में नवनिर्माण हुआ और उनकी रक्षा क्षमता को दोबारा सुदृढ़ किया गया। कई नई इमारतें बनाई गई और एक नई स्थापत्य कला का इस्तेमाल किया गया। दूसरे क्षेत्रों से घर छोड़कर आने वाले लोगों ने यहाँ आकर शरण ली। सैनिक और आर्थिक नुकसानों के बावजूद सलाहुद्दीन और अयूबी उत्तराधिकारियों के नियंत्रण में आने के बाद इस शहर ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। उन्होंने यहाँ साल 1260 तक शासन किया और आप देखिए दमिश्क को शिक्षा धर्म का केंद्र बनाया गया और यहाँ जहाँ शहजादे धार्मिक शिक्षा लेने आते थे। अयूबी सल्तनत मस्जिद ए उमवी और जबल ए कासियन के आसपास स्थापित थी, जहाँ कुर्द नस्ल के लोग सेना में सेवाएं देने लगे। और साल 1260 में दमिश्क और सीरिया के दूसरे कई इलाकों पर मंगोलों ने हमला किया और जिससे उसकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई। जब ममलूक अयूबी सल्तनत से जुड़े सुल्तानों ने मिस्र पर कब्जा जमाया तो उन्होंने मंगोलों को भी हरा दिया और जिससे शहर की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। 14वीं सदी के दौरान दमिश्क शहर दक्षिण में हवारन रोड फलस्तीन और मिस्र की तरफ फैला था। उसी रास्ते से शहर से खाने पीने का सामान और लग्जरी आइटम का व्यापार किया जाता था। ये दौर तबाही तो आप देखिए 150 साल तक दमिश्क मुसलमानों और ईसाइयों के बीच युद्ध का केंद्र रहा। 4 मशहूर मुस्लिम शासकों जंगी सलाहुद्दीन अल आदिल सलाहुद्दीन के भाई और ममलूक सुल्तानत बेबर्स मस्जिद के पास दफन है। उनके मकबरे शहर के पुराने स्थानों में से एक हैं जिनकी 90 के दशक में साज सज्जा की गई थी। और ममलूक दौर के बीच में दमिश्क ने 2 बार तबाही देखी। पहले साल सन 1348 से 1349 तक यहाँ महामारी फैली और जिसमें शहर की आधी आबादी की मौत हो गई। फिर सन 1401 में अमीर तैमूर की सीरिया जीत के दौरान शहर में कत्लेआम और लूटमार दूसरी बड़ी तबाही थी। इन तबाहियों ने शहर की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया और इस पर बहुत बुरा असर डाला। 15वीं सदी के दौरान इमारतें बनाने का काम बढ़ा, मगर इस प्रस्ताव का कारण गरीब देहाती इलाकों से लोगों का पलायन था। उस्मानी दौर की दस्तावेजों के अनुसार शहर में कई खंडर थे जो शहर के दिवालिया होने का सबूत थे। उस्मानिया खिलाफत और दमिश्क उस्मानिया खिलाफत के दौरान दमिश्क ने अपना राजनीतिक स्थान खो दिया, लेकिन इसका व्यापारिक महत्व बना रहा। मध्य पूर्व और बाल्कन के विलय से आंतरिक व्यापार तो बढ़ा, लेकिन इसमें यूरोपीय वर्चस्व से सीरिया के शहरों की भूमिका व्यापारिक डिपो तक सीमित रह गई। उस्मानी दौर में दमिश्क में हज सीजन के दौरान आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाती थीं। उस्मानी दौर के सुल्तानों जो खुद को मक्का और मदीना का संरक्षक करते थे, उनकी कोशिश थी कि हज की व्यवस्था को मजबूत किया जाए। अनातोलिया एशिया माइनर से मक्का के रास्ते में दमिश्क शहरी केंद्र था, जो उत्तर और पूर्व से आने वाले हज यात्रियों की मुलाकात की जगह भी बना। इसलिए हज सीजन के दौरान तीर्थयात्रियों के रहने से शहर में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी। इस तरह निर्माण कार्य और विकास भी उन्हीं रास्तों पर हुआ जो मक्का की ओर जाते थे। फिर 19वीं सदी आती है। निर्माण कार्यों का उत्कर्ष अल
अजम परिवार के दो लोगों सुलेमान पाशा और असद पाशा के जरिए उमवी मस्जिद के दक्षिण में दो बड़े स्थानों के निर्माण से पूरा हुआ। उन्होंने 18वीं सदी में राजनीतिक परिदृश्य पर वर्चस्व प्राप्त किया। 19वीं सदी में एक नए दौर की शुरुआत हुई। मिस्र के शासक मोहम्मद अली पाशा ने 1832 से 1840 तक सीरिया का नियंत्रण संभाला। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने यूरोपीय जीवन शैली को बढ़ावा दिया। यूरोपीय शक्तियों की मदद से उस्मानियों की वापसी के बाद स्थानीय अर्थव्यवस्था पर यूरोपीय वर्चस्व पड़ा, लेकिन आधुनिकीकरण का काम धीमा पड़ गया और सन 1860 में हिंसक धार्मिक जुलूस ने क्षेत्र में, विशेष तौर पर मौजूदा लेबनान के इलाके में, सीधे यूरोपीय हस्तक्षेप का रास्ता बना दिया। महान उस्मानी सुधारक मिदहत पाशा सन 1878 में गवर्नर बने। उन्होंने शहर की स्थिति को बेहतर करने, गलियों को चौड़ा करने और जल निकासी को बेहतर बनाने का काम किया। 20वीं सदी की शुरुआत में जर्मन इंजीनियरों ने दमिश्क मदीना रेलवे बनाई और जिसने हज पर जाने वालों के सफर के समय को कम कर केवल 5 दिनों का कर दिया। फिर 20वीं सदी आती है तो आप देखिए, पहले विश्व युद्ध के दौरान दमिश्क उस्मानी और जर्मन सैनिकों का संयुक्त हेडक्वार्टर था। इससे पहले और युद्ध के दौरान दमिश्क में अरब राष्ट्रवाद ने जोर पकड़ा। दमिश्क उस्मानी सल्तनत विरोधी आंदोलन का एक केंद्र बन गया। मक्का के शासक फैसले ने अरब बगावत के समर्थन के लिए यहाँ खुफिया दौरा किया। फैसले के पिता ने यह आंदोलन साल 1916 में शुरू किया गया और जवाबी कार्रवाई में उस्मानी कमांडर इन चीफ जमाल पाशा ने 6 मई 1916 को 21 अरब राष्ट्रवादियों को फांसी पर लटका दिया। आज भी यह दिन शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यहाँ उस्मानियों को ब्रितानी और अरबों के संयुक्त हमले में हार मिली और सितंबर 1918 में शहर को खाली कर दिया गया। 1919 में एक आजाद सीरिया की घोषणा की गई और जिसकी राजधानी दमिश्क थी। फैसले को 1920 की शुरुआत में बादशाह घोषित किया गया। फैसले की बादशाहत बहुत देर तक नहीं चल सकी क्योंकि पहले विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय शक्तियों ने उस्मानिया सल्तनत के सूबों को आपस में बांटने के लिए खुफिया योजना बनाई थी। इसके बाद सीरिया का पर फ्रांस का कब्जा हुआ। दमिश्क मैसालोन की जंग के बाद 25 जुलाई 1920 को जनरल हेनरी गोराड की सेना के हाथ लग गया और आप देखिए, दमिश्क ने फ्रांसीसी कब्जे का प्रतिरोध किया और सन 1925 में शहर पर फ्रांसीसी बमबारी के बावजूद 1927 की शुरुआत तक प्रतिरोध जारी रहा। इसके बाद एक नई शहरी योजना बनाई गई। पुराने शहर के इर्द गिर्द एक आधुनिक आवासीय इलाका बनाया गया। गोता के इलाकों को अलग कर दिया गया जहां सीरियाई विद्रोही नियमित रूप से शरण लेते थे और इस आधुनिक शहर में यूरोप की सामाजिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य शैली ने परंपरागत जीवन शैली को चुनौती पेश की और अंततः पारंपरिक जीवन कमजोर पड़ गया। सीरिया में फ्रांसीसी कब्जे के दौर में गंभीर राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिली जिनमें लिबरलिज्म, कम्युनिज्म और अरब राष्ट्रवाद शामिल था। दमिश्क के नागरिकों ने अपने देशवासियों के साथ मिलकर अपने देश की आजादी, एकमात्र अरब देश के व्यापक लक्ष्य के लिए जद्दोजहद की और इस मकसद के लिए बनी वार्थ पार्टी की बुनियाद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दमिश्क में रखी गई। अप्रैल 1940 में फ्रांसीसी सैनिक अंततः देश से निकल गए और दमिश्क एक बार फिर आजाद सीरिया की राजधानी बन गया। कमजोर लोकतंत्र। कमजोर सीरियाई लोकतंत्र क्षेत्र के बड़े राजनीतिक हंगामे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था। खासतौर पर 1948 में फलस्तीन के विभाजन, अरब इजराइल युद्ध को जो तुरंत शुरू हो गया था। सन 1949 से 1970 तक कई विद्रोह हुए जिसके बाद कई नेता सत्ता में आए। मिस्र सीरिया के अल्पकालिक विलय के बाद बने संयुक्त लोकतांत्रिक अरब 1958 से 61 के दौरान दमिश्क की बजाय काहिरा राजधानी बना। साल 1963 में बाथ पार्टी विद्रोह से सत्ता में आई और समाजवादी सुधारों का प्रयोग शुरू हुआ। सन 1970 में उस समय के रक्षा मंत्री हाफिज अल असद के नेतृत्व में एक आंतरिक विद्रोह हुआ जिसके बाद वह 30 साल तक देश के प्रमुख बने रहे। सन 2000 में उनकी मौत के बाद उनके बेटे बशर अल असद उनके उत्तराधिकारी बने। बशर अल असद एक आधुनिक और सुधारवादी राष्ट्रपति के तौर पर उभरे। इसके बावजूद जो उम्मीदें उनसे बांधी गई थी वह बड़ी हद तक अधूरी रह गई और इस बीच दमिश्क राजनीतिक शक्तियां, आर्थिक हितों और राजधानी में बेहतर जीवन चाहने वाले सीरिया के ग्रामीण लोगों के लिए एक चुंबक का काम करता रहा। सुरक्षित शरण स्थली। मार्च 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद के नेतृत्व में सीरिया की सरकार को एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना करना पड़ा जब देश भर में लोकतंत्र के पक्ष में जमकर प्रदर्शन हुआ। सीरिया की सरकार ने प्रदर्शन को दबाने के लिए हिंसक क्रैकडाउन के साथ साथ पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बलों का भरपूर इस्तेमाल किया और साल 2011 में विपक्षी दलों की मिलिशिया बननी शुरू हुई
और 2012 तक यह मामला गृह युद्ध के मुहाने तक पहुंच गया। साल 2011 की गर्मियों तक सीरिया के पड़ोसी देश और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां असद के समर्थक और विरोधी गुटों में बंट गईं। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन बशर अल असद की आलोचना करते रहे क्योंकि वह प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे थे। अगस्त 2011 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और कई यूरोपीय शासकों ने असद को सत्ता छोड़ने की मांग की थी और रूस इसकी तरफ खड़ा हुआ था। लेकिन सीरिया के पुराने सहयोगी ईरान रूस ने अपना समर्थन जारी रखा। अक्टूबर 2011 में रूस और चीन ने असद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को वीटो कर दिया था। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र के जो 6 अंग है ना, उनमें से एक आपको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद देखने को मिलेगा। इसमें टोटल 15 मेंबर है, जिनमें 5 स्थायी है। स्थायी में चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट है। कोई प्रस्ताव पास करवाना होता है तो इन पांचों को सहमत होना चाहिए। एक भी विरोध में जाता है तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। गृह युद्ध के दौर में दमिश्क एक दशक से अधिक समय तक सुरक्षित शरणस्थली बना रहा, लेकिन सीरिया के विद्रोहियों ने 8 दिसंबर 2024 को बशर अल असद का तख्ता पलट कर दिया और कब्जा कर लिया। तो ये कहानी है सीरिया की राजधानी दमिश्क की।